सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। जिले में कोरोना के अब तक सबसे अधिक मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। एक साथ 125 रिपोर्ट आई पॉजिटिव, चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने। जिला वासियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता, हर स्थान पर रखें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या हुई 1550, वहीं एक्टिव केस की संख्या हुई 634। जिले में अब तक 22 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। पानीपत के कुटानी रोड पर संदिग्ध हालात में मिला 35 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक के शरीर पर मिले चोटों के निशान, शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगामी कार्रवाई। तहसील के वासी एक महिला को डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज भी करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पति सुनील ने दी जानकारी, पत्नी की बच्चेदानी में छेद करने वाली ईएसआई अस्पताल की महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर खा रहे दर दर की ठोकरें। पीड़ित दंपति ने लिया फैसला, फरियाद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से करेंगे मुलाकात। डिपो होल्डर एसोसिएशन ने पानीपत लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। डिपो होल्डर्स का कहना, उन्हें पिछले 4 महीने से नहीं दिया गया कमीशन। संभालका ब्लॉक में आंगनबाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर संभालका अनाज मंडी में किया प्रदर्शन। यूनियन की राज्य प्रधान ने कहा, स्वास्थ्य संबंधी या कोई अन्य सुविधा मौजूदा सरकार द्वारा नहीं कराई जा रही है उपलब्ध। हरि सिंह चौक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने ली एक वृद्ध की जान। सीआईए 3 पुलिस टीम ने एक रिवॉल्वर, 5 जिंदा रौंद व एक देसी पिस्तौल सहित 2 आरोपियों को किया काबू। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा। नई शिक्षा नीति की सराहना कर रहे शहर के बुद्धिजीवी लोग। आर्या कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कॉलेज में नए एडमिशन को लेकर दी जानकारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और लगातार लॉकडाउन के बाद जिस तरह से प्रक्रिया रोडवेज बसों की थी, उसको लेकर के जो है हाफ सवारियां बिठा करके आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन एक नया नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुआ है। आज पानीपत डिपो के जीएम हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की तरफ से अब क्या हिदायतें और क्या आदेश जारी किए गए हैं बसों को लेकर। जी नमस्कार। हरियाणा रोड में सवारी की दिक्कत को देखते हुए महानिदेशक महोदय ने आदेश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और बसों को सैनिटाइज करके बसों को फुल कैपेसिटी में, मेरा कहने का मतलब है कि लगभग जो सवारी आती है सीटिंग कैपेसिटी में बस को जो है ना वो भेजना है। और सभी सवारियां मास्क पहने, थर्मल स्कैनिंग करें और बस को जब भी डिपो में उसको सैनिटाइज करना है। तो अब लग रहा है कि जैसे कि पिछली बार 30 हाफ सवारियों की बात की गई थी, अब रेवेन्यू लॉस लगातार चल रहा था हरियाणा सरकार को रोडवेज विभाग की तरफ से, अब उसको पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, जब 30 सवारी थी उसमें तो हमारा डीजल के पैसे ही पूरे होते थे। अब जैसे जैसे सरकार ने हमें परमिशन दी है बसों में फुल सवारी भरने की, उससे हमें बेनिफिट होएगा। तो अब जैसे कि जुलाई माह की बात की जाए तो पिछली बार काफ़ी लॉस था, अब कम्युनिकेशंस गैप जो है, जो इसका खर्चे और नुकसान का था, वो कहीं भरता नजर आया। अब जुलाई महीने में कितनी आमदनी हुई? हम पानीपत डिपो द्वारा 6 तारीख तक लगभग 93,550 किलोमीटर किए गए बसों द्वारा, और हमने इस दौरान लगभग 25 लाख रुपये जो है कमाए हैं। तो ये पिछले महीनों लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए काफ़ी हैं। हाँ जी, पिछले महीने की अपेक्षा लगभग 10 रुपये रिसीट हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, और धीरे धीरे हम इसको जो है पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक को भी सुविधा मिलती रहे और सरकार का रेवेन्यू बढ़े। तो अब सरकार की तरफ की यदि बात की जाए तो जैसे कि कुछ बसें हैं ऐसी हैं कि यहाँ अवैध तरीके से चलती हैं, दूसरे राज्यों में जाती हैं, तो उसको लेकर के कोई इस तरह की रोडवेज विभाग की तरफ से कार्रवाई है, या जो आपके पास पावर थी उसको अब जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे विभाग में? देखिए, जहाँ तक अवैध व्हीकल का सवाल है, अवैध व्हीकल या बसेस हैं आउटसाइड की,
उनको पकड़ना आरटीए काम है। हमारा काम है बस स्टैंड से अपनी बसें ऑपरेट करना। अगर कोई अवैध व्हीकल है तो हम आरटीए को सूचित कर देते हैं, भाई ये अवैध व्हीकल हैं, इनके आप कंट्रोल करें। जीएम साहब, कई बार देखा जाता है कि यहाँ पर जो अवैध व्हीकल या बसें चलाते हैं उनके जो लोग हैं, जो कनेक्टर हैं, वो यहाँ पर आवाज़ देते या उन सवारियों को बुलाते नज़र आते हैं अक्सर। तो यदि अंदर से ऐसे बुलाते हैं तो क्या कार्रवाई बनती है? यदि कोई बस स्टैंड की पेरीफेरी में बस या कोई और अवैध व्हीकल खड़ा करके सवारी बिठाता है तो हमने अपने स्टाफ को आदेश दे रखे हैं, एसएस है, डीआई है और भी हैं, ऐसे गाड़ी को पकड़ के अंदर खड़ी करें और तुरंत आरटीओ ऑफिस को सूचित करके उस गाड़ी को जो है ना चालान करवाएं और इम्पाउंड कराएं। तो अब साथ के साथ अब पिछले लंबे समय पर जो आप देखा जाए तो किलोमीटर स्कीम को लेकर के जहां काफ़ी संघर्ष यहाँ हरियाणा के अंदर देखने को मिला था, अब अपने यहाँ कितनी बसें हैं और क्या उनको चलाया जा रहा है और उसको लेकर के क्या प्रक्रिया है? जब से ये महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से किलोमीटर स्कीम की बसें और हरियाणा रोडवेज की सभी बसें खड़ी थी। जून माह सरकार ने ऑर्डर किए थे बसें चलाने के, उसमें हमने सिर्फ जो हमारी रोडवेज की अपनी बसें थी वही चलाई हैं और धीरे धीरे ये सरकार अनुमति देगी तो हम किलोमीटर स्कीम की बसें भी जो है ना वो चला लेंगे। तो अब जो है जो रूट हैं, लोकल्स रूट हैं, वो अभी तक बंद हैं और आउट ऑफ जो है स्टेट की यदि बात की जाए वो बंद हैं। तो यदि कोई रूट्स चलवाना चाहते हैं, वहाँ पर आवागमन ज़्यादा है, तो वो प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या लिख करके दिया जाएगा? किस तरह से आप उसको चालू करेंगे और आपका रिवेन्यू भी बढ़े और लोगों को सुविधा भी मिले? हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट सभी रूट चला रखे हैं और जब ये अदर स्टेट खुल जाएंगे तो इंटर स्टेट भी हमारी सर्विस शुरू हो जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र से कैसे रूट चलाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र से जो ही हमारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे और स्टूडेंट्स वगैरह शहर की तरफ पढ़ने के लिए आएंगे तो जैसे सरकार आदेश करेगी हम बसें चला देंगे। अब जो लोकल रूट की बात की जाए, जैसे कि यहाँ से करनाल, सोनीपत, जो गुलाबी बसें भी हैं हमारे पास, मिनी बसें जिसे बोलते हैं, उनका भी प्रयोग में लाया जा रहा है। हाँ जी, हमारे पास इस डिपो में 9 बसें हैं। हमने 5 बसें प्रशासन को दे रखी हैं जो कि डीसी के अंडर हैं, इसमें कोविड में कार्य कर रहे हैं, और 4 बसें हैं उनको मैंने लोकल सवारी के लिए करनाल से पानीपत के लिए और ऐसे ही पानीपत से सोनीपत के लिए लगा रखा है मिनी बसों को। तो अब लगता है जैसे नोटिफिकेशन आई कि फुल कैपेसिटी में 52 सीटर बसें हैं, उनको मास्क के साथ जो है बिठाया जाएगा, मास्क अनिवार्य होगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, तो अब रिवेन्यू लगातार अब बढ़ता जाएगा। जी हाँ, हमने अपने स्टाफ को पहले भी आदेश दे रखे हैं, अब दोबारा भी उनको कह दिया है भाई आप सवारी को मास्क कंपलसरी है पहने तब अंदर बिठाएं और थर्मल स्कैनिंग भी करवाएं। बसों तो हम सैनिटाइज करके ही बाहर निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कई बार मास्क नहीं लगा पाते हैं या फिर कुछ लोग सोशल डिस्टेंस में ऐसे नहीं बैठना चाहते, जो कि अब 52 सवारियाँ एक दूसरे से सट करके तो बैठना ही पड़ेगा। तो उन लोगों को कैसे समझाया जाएगा, या फिर उससे लगता है कि उसको लेकर जागरूक के लिए आपने यहाँ से अधिकारी कुछ नियुक्त किए हैं, या फिर दूसरों की जो संख्या है दूसरे प्राइवेट वाहन या अपने खुद के वाहनों पर जाने का जो है संकल्पित यहाँ पर लोग होंगे? इसके लिए हमने इंस्पेक्टर ड्यूटी स्टाफ को आदेश दे रखे हैं भी पब्लिक को जागरूक करें और यदि कोई नहीं मानता तो उसका चालान करें। तो अब जो है जिनके पास मास्क नहीं है वो कैसे बैठेंगे फिर बस में, उसको लेकर क्या? बिना मास्क तो बस में अलाउड नहीं है, उसको कहेंगे मास्क खरीद के ले आए अपना, या अगर हमारे मौके पे हैं उपलब्ध है तो हम उसको दे देते हैं फ्री में। तो ये थे जीएम पानीपत बालक जी, जिन्होंने ये बताया कि अब पूरी फुल कैपेसिटी में अब बसें चलेंगी और सवारियां बैठ पाएंगी, लेकिन आप यदि बस में सफ़र करना चाहते हैं तो आप
मास्क जरूर पहनना अनिवार्य होगा। आपकी बस में पहले बैठने से पहले थर्मल स्कैनिंग होगी और तमाम इन सुविधाओं के साथ अब जो पटरी पर रोडवेज का पहिया है उसको दौड़ाने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। तो वहीं पानीपत डिपो जीएम ने भी यह दावा किया है कि जल्द से जल्द इस रेवेन्यू को बढ़ा करके सरकार के खाते में अब लॉस नहीं आने दिया जाएगा, जिसको लेकर वो व्यापक तैयारी कर रहे हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं कि ये पानीपत का शवगृह है, जहां एक तरफ कोरोना के चलते लोगों में दहशत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यहां पर जो शव आते हैं और जिनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, उसको लेकर के जहां एक तरफ डॉक्टर दावा करते हैं कि डॉक्टरों की टीम की देख रेख में वह काम किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो दूसरी तरफ इस कार्य को लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं। वो ऐसे शख्सियत हमारे साथ हैं और उसके साथ किस किस तरह के जो अनुभव हैं वो उनसे साझा करेंगे। जनसेवा दल से जो है गुलाटी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। गुलाटी जी, आज यहाँ पर कोरोना की इस जंग में जहाँ एक तरफ फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, वो अपना काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं परिवारजन, रिश्तेदार भयभीत हो जाते हैं। गाइडलाइन में भी ये कहा गया है कि डॉक्टरों की देखरेख में काम किया जाता है। 21 मौतें हो चुकी हैं अब तक, कितने का आप संस्कार करा चुके हैं? और जो कि डॉक्टर भी अक्सर ये कहते हैं कि हमारे द्वारा किया जाता है, तो क्या थोड़ा मसला इसका बताएंगे आप, कैसे इसका संस्कार करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं? पानीपत के अंदर 21 डेथ हो चुकी हैं कोरोना से, और जिसका संस्कार जन सेवा दल प्रशासन की देख रेख में करता है। डॉक्टर की भी गाइडलाइन अनुसार हम संस्कार करते हैं जैसे वो हमें बोलते हैं। पर ये बात बड़ी है कि हम प्रशासन का साथ लेना हमें ज़रूरी होता है। आज लोगों को हम देखते हैं, जब हम वहाँ पे संस्कार करने के जाते हैं, अगर प्रशासन हमारे साथ होता है, कुछ के परिवार ऐसे भी हैं वो भावुक हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अंदर जाएं, क्योंकि एक वायरस ये ऐसा है जिसका किसी को नहीं पता कि ये किसको लग जाता है। मगर हम जैसे डॉक्टरों की गाइडलाइन अनुसार अपनी किट डालते हैं, डबल मास्क डालते हैं, ग्लव्स डालते हैं और हम ये संस्कार करते हैं, और परिवार चाह कर संस्कार नहीं कर पाता। कईयों के मन की भावना होती है पर उनके मन में डर बहुत होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा ने एक ऐसा ये देखो दृष्टि बनाई है कि जिसमें कितनी ही दिक्कतें आ रही हैं। पर इसका संस्कार करते हुए कुछ लोग हमारे ऊपर भी टिप्पणियां करते हैं। अगर हम देखते हैं जैसे ये हम तो ये सोचते हैं कि हमें परमपिता परमात्मा ने ये सेवा का कार्य सौंपा है। इससे पहले भी जन सेवा दल जितनी भी लवारिश डेड बॉडी है उनका संस्कार करता आया है। 21 मौत हो चुकी हैं फिलहाल, इसमें से कितनी अब तक आपने जो है इसका संस्कार किया है? और कैसे ऐसे भी हैं कि परिवार कि हम नहीं आना चाहते, ऐसा भी इसमें, क्योंकि आपने बताया कि कोई भावुक हो जाता है, अंदर आना चाहता है, तो ऐसे भी हैं जो आप कर दीजिए, हम नहीं आना पसंद करते? ऐसे काफ़ी परिवार बीच में आए हैं, मगर उन परिवार के लोग आए हैं वो बाहर ही खड़े रहते हैं, दूर से खिड़की में से देखते हैं, अंदर कोई भी नहीं आया। ऐसे ही एक पीछे केस आया था, एक माता की डेथ हुई थी और वो हमारे साथ अंदर संस्कार करने के लिए गया। संस्कार हमने किया और दूर से खड़े रह गए, मगर हुआ क्या, जब शाम को अगले दिन उनकी टेस्टिंग आई तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो फिर उनका कॉल हमारे पास आता है कि अब हम मजबूर हैं, प्रशासन की हिदायत से हम बाहर नहीं जा सकते। जो चौथे की रस्म है, जो फूल उठाने की रस्म होती है हमारे अंदर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, क्या आप हमारी माता के फूल भी उठवा देंगे? तो हमने कहा हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि ये सेवा का कार्य आप हमें दे रहे हैं। जब हम अगले दिन मेरे साथी जनसेवा दल के श्री कृष्ण मनचंदा जी, कपिल मल्होत्रा जी, हम वहाँ पर फूल उठाने गए तो उस परिवार कहता था हमें कैसे पता लगे, तो हमें अपने मोबाइल से लाइव उन्हें दिखाया और वो परिवार हाथ जोड़कर जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे ही बोल रहा था। जब हम फूल उठा रहे थे, उनके पोते के, उनके बेटे के आँखों में आंसू थे कि ये कैसी कुदरत का नियम है कि हम लोग यहाँ आकर भी अपने फूल भी संस्कार करने से भी वंचित रहे और फूल उठानों में भी हमें वंचित हो गए हैं। तो उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया, पर हमने उनके धन्यवाद से उनको यही रिप्लाई किया कि हमारा सौभाग्य है कि हम भी
उस माता की सेवा कर पाए हैं। आप हमारा धन्यवाद न कीजिए, धन्यवाद तो हम आपका करते हैं। आप मजबूर हैं, आपका कोई वायरस के अंदर है और प्रशासन के अनुसार आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार कई बार हमारे साथ ऐसे होता है, हम किसी के साथ बोलते हैं, चालते हैं। अभी 2-4 दिन पहले बात हुई, मैं किसी दुकानदार के पास गया तो वो मुझे क्या टिप्पणी करके बोलता है कि आप पिछले हफ्ते उसकी दुकान पे गए थे तो उसको भी कोरोना हो गया। मैंने कहा मैं कम से कम 100 लोगों से मिला हूँ, 100 लोगों को क्यों नहीं हुआ? आपसे मैं 4 बार मिल चुका हूँ, आपको क्यों नहीं हुआ? मतलब लोगों के मन की भावनाओं को देख के हमें बहुत अचंभा भी होता है। मानसिकता वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी उसकी। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, पर हम तो ये कहते हैं परमात्मा ने हमें ये सेवा दी है और हम ये सेवा करते रहेंगे। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। लोगों की कहने की परवाह नहीं हमें ये कहते हैं जिसके घर की मृत्यु हुई है वो लोग आगे नहीं आ सकते, मजबूरी है। हमें ये सेवा का मौका मिला है तो हम इस सेवा से पीछे क्यों होंगे? तो गुलाटी जी, ऐसे कई परिवार ऐसे भी हैं जो फूल नहीं उठा सके, उनको जो रीति रिवाज चाहते हैं, उनके हरिद्वार में जो उनके परिवार का जो संस्कार किया गया है, उनके अंतिम जो है अस्थियां जो है विसर्जित की जाए, तो उसको लेकर के आपकी तरह जनसेवा दल की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है कि उनको लेकर? बिल्कुल, जो लोग नहीं जा सकते उनके फूलों को हम कहते हैं हम हरिद्वार पहुँचाएँगे। ये हमारा वैसे लगभग ले गए हैं, 2-3 के रह चुके हैं, उनके हम लेके जाएंगे। मगर आज एक बात आपको और बता दूं, आज 2 मृत्यु और हुई हैं, आज 23 हो चुकी हैं। अभी एक एक्सीडेंट से डेथ हुई थी और उसका अब रिपोर्ट उसकी भी पॉजिटिव आ गई है। अब उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका भी शाम को प्रशासन की गाइड अनुसार हम संस्कार करेंगे। ऐसे ही एक अंशल से डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, जिसका रिपोर्ट पहले पॉजिटिव थी और उसकी रिपोर्ट फिर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने के बाद उसकी आज जो मृत्यु हो गई है, उसका परिवार आज भी इतने डर से है। वो ये कहता है क्या जनसेवा दल इसका संस्कार कर देगा? हम बिल्कुल तैयार हैं। आज जो दिल्ली से डेड बॉडी आ रही है और वो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो भी अच्छा, नहीं खड़े होंगे, जो हमें इस सेवा का मौका मिला है हम इसे ज़रूर करेंगे। गुलाटी जी, एक बात हो रहा है कि जैसे कोरोना की वजह से लगातार अब आंकड़े मौत के भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जब से अनलॉक हुआ, लॉकडाउन की बात अलग है, लॉकडाउन में बिल्कुल जो है केस भी स्थिर थे और जो है मृत्यु की दर भी बहुत कम थी। अब जैसे जैसे आए दिन जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों की जो प्रिकॉशंस नहीं है तो इससे और भी जो है भयंकर रूप हो सकता है कोरोना? बिल्कुल हो सकता है। हम लोग बार बार सबको यही कहते हैं जितना हो आप डिस्टेंस दूरी बना कर रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, बार बार हाथ को धोएं। अगर हम अपना बचाव करेंगे तभी हम दूसरों का बचाव कर पाएंगे। मगर आज हम देखते हैं, कई बार भी देखते हैं, कहीं जगह इतनी भीड़ हो जाती है, लोग बाग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। मेरी पुनः दोबारा उनसे विनती कर रहा हूं, अगर आप इसका अपना बचाव चाहते हैं और दूसरे को बचाना चाहते हैं तो आज मास्क भी लगाइए, बार बार हाथ धोइए और गर्म पानी पीजिए, जैसा कि काढ़ा कीजिए। डॉक्टर के अनुसार अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो मेरे हिसाब से किसी को ये वायरस नहीं हो सकता। तो ये जो आपने बताया कि आप 21 मौतों में से 17 का संस्कार कर चुके हैं फ़िलहाल, तो बाकी का जो संस्कार था वो कहीं बाहर हुआ या आप उसमें करने में सक्षम नहीं हो पाए? ऐसा था, जो 4 मौतें और हुई हैं, एक का दिल्ली में डेथ हुई तो दिल्ली के प्रशासन ने दिल्ली में ही संस्कार करा दिया। एक ऐसा था कि प्रेम हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया था, पॉजिटिव केस था, पर वो अंदर हॉस्पिटल ना ले जाके उसे अपने घर लेके गया बताते हैं, तो उसकी मृत्यु होगी और उस परिवार ने बिना बताए ही उसका संस्कार कर दिया। एक इसी प्रकार रोहतक में डेथ हुई है तो वहाँ पे रोहतक वालों ने कर दिया। जो पानीपत के अंदर डेड बॉडी आई हैं, जिसका पता लग गया है, प्रशासन ने हमारे साथ मिलके, उसके हमारे पीए, उनके अपना कमिश्नर के पीए हैं विक्रम राणा जी, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। अभी भी जब भी कोई डेथ होती है वो हमें बताते हैं और वो गाइडलाइन के अनुसार सभी को पीछे रखते हैं। उनका बहुत अच्छा हम प्रशासन की सहायता मानते हैं कि एक रस्सी लगा देते हैं, परिवार को दूर रखते हैं, कोई भी आ जाए उनको आगे नहीं जाने देते। तो प्रशासन का हमारे साथ पूरा सहयोग रहता है। गुलाटी जी, अंतिम सवाल कि आप लगातार नेक काम कर रहे हैं और इस काम में जहां एक दूसरे से दूर जो है परिवारजन अपने जो जिसकी डेड बॉडी आई है उसके परिवारजन उसके नज़दीक नहीं जाना चाहते, वो काम आप कर रहे हैं, तो जो समाज के अंदर जब आप जाते हैं तो किस भावना से देखते हैं आपको लोग? समाज में हम जाते हैं, समाज की प्रतिक्रिया अपने, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को कोई नहीं कर से आप कर रहे हैं। कुछ चंद लोग ऐसे ही हैं जो टिप्पणियां करते हैं, जिनको सेवा भाव का कुछ पता नहीं है कि सेवा क्या होती है, उन लोगों के हिसाब से वो टिप्पणियां करते हैं। तो हम उनको भी यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उन्हें भी अच्छी बुद्धि दे, और हम उन्हें भी नमन करते हैं। उनके विचार अपने हैं,
और हमारे विचार अपने हैं। जो लोग ये सेवा कार्य, हम तो कहते हैं कि हमें सेवा आप लोग देते हैं तभी हम कर पाते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते। सेवा भी तो वही होती है जो दूसरे से मिल जाती है हमको। तो आप हमारे साथ जुड़े और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे नेक काम करते रहें। ये थे गुलाटी जनसेवा दल से और उन्होंने ये कहा कि लगातार उनका काम है वो करते रहेंगे। और ऐसे में समाज की जो धारणा है, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो उनका जो नज़रिया है, वो सोचने का नज़रिया, वो देखने का नज़रिया वो गलत है, जिसको लेकर समाज में धारणा जो एक दूसरे से संपर्क में वो दूरी बनाए रखने का जो है काम करती है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने संदेश दिया। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 21 मौत होने के बाद अब 2 मामले और सामने आए हैं। तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और लगातार जो एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर, जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसको लेकर शिक्षा, स्कूल हो या कॉलेज, तमाम जगह ये बंद होने के बाद अब 12वीं का रिज़ल्ट आ चुका है। और उसके बाद अब बच्चे कहाँ जाएं, किस प्रक्रिया के तहत एडमिशन होगा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आर्य कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब कॉलेज में एडमिशन की जो प्रक्रिया क्या रहने वाली है और उसको लेकर यूनिवर्सिटी से क्या गाइडलाइन आई है, उसको लेकर तमाम बातों पर चर्चा रहेगी। अब रिज़ल्ट भी आ चुका है सर, एक तरफ कोरोना है, लॉकडाउन है और अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो अब एडमिशन किस तरह से रहेंगे और आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि बच्चों की लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, तो उनको कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे सर? धन्यवाद जितेंद्र जी। देखिए, जहाँ तक नए सत्र 2020-21 की एडमिशन प्रोसेस की बात है, वो लगभग शुरू हो चुकी है। पिछले 4 अगस्त से कॉलेजेस सभी खुल चुके हैं। पूरा स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो है कॉलेज में आ रहा है। हरियाणा सरकार को जो भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से चाहिए थी वो सारी प्रोवाइड की जा चुकी हैं कि कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कितने कोर्सेज़ हैं, सब चीज़ें सरकार को दी जा चुकी हैं। पिछले 3-4 वर्षों से जो एडमिशन प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है सरकार के पोर्टल के माध्यम से। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में हरियाणा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है एजुकेशन का वो खुल जाएगा और बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और बहुत जल्दी जो है वो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एवरेज बेस पे प्रमोट किया जाएगा। और फाइनल ईयर का भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि उनको एवरेज के बेस पे प्रमोट करेंगे, बाद में यूजीसी की गाइडलाइंस आई कि एग्जामिनेशन लेने बहुत ज़रूरी हैं, तो शायद हो सकता है उनकी एग्ज़ाम प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू की जाए। बाकी जहाँ तक मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो दाखिला प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से कॉलेज तैयार है। पूरे कैंपस को हमने सैनिटाइज करवाया हुआ है, बहुत ही हाइजीनिक एनवायरनमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सभी कर्मचारी जो है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर लगभग 7 या 8 टीचर्स हैं जो एक काउंसलिंग टीम के रूप में बैठे हुए हैं। जो पेरेंट्स 11th-12th जिन्होंने की है सीबीएसई से, हरियाणा बोर्ड से, कोई भी कोर्स के बारे में, फ़ीस के बारे में, करियर के बारे में गाइडेंस लेने के लिए आते हैं तो पूरी तरह से उनके सारे डाउट्स को क्लेरिफाई किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जो है ये दाखिला प्रक्रिया हमारी शुरू होगी और प्रयास करेंगे कि बच्चों को जो हमारे कॉलेज में दाखिला लेंगे उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि ये आरएपीजी कॉलेज इस एरिया का सबसे पुराना 1954 में स्थापित कॉलेज है और हर क्षेत्र, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान जो है ये कॉलेज के बच्चे बना चुके हैं। निश्चित तौर पर कॉलेज की मैनेजमेंट का सही गाइडेंस, कॉलेज के सभी टीचर्स का डेडिकेटेड वर्क एनवायरनमेंट में काम करना और सभी बच्चों की मेहनत को क्रेडिट उसका जाता है। जहाँ तक बात एजुकेशन पॉलिसी की है, आज आपने देखा भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी शिक्षाविदों को, सभी वाइस चांसलर्स को, सभी प्रिंसिपल्स को एड्रेस किया है कॉन्क्लेव में और उन्होंने यही कहा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम शिक्षा में पूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी, अब 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसमें बहुत से तथ्य ध्यान में रखे गए हैं। 5+3+3+4 का जो सिस्टम अपनाया गया है, निश्चित तौर पर उसके पीछे ध्येय यही है। एक तो इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की बात की गई है कि बहुत से लोग जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे,
कॉलेज में कोई विद्यार्थी आया, फर्स्ट ईयर के बाद उसने ड्रॉप कर दिया, उसको कुछ नहीं मिलता था, अब उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर के बाद किसी वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ गया तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर कर लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। डिग्री को 4 साल बनाने की बात जो की गई है, वो उसके पीछे मैं मकसद जो मानता हूँ वो ये कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विश्व के देश हैं, वहाँ पर 4 ईयर की डिग्री होती है और हमारे कॉलेज में 3 ईयर की डिग्री लेकर के जब बच्चे जाते थे ग्रेजुएशन की, तो उसको इक्विवेलेंट नहीं समझा जाता था। तो उसकी इक्विवेलेंसी को ध्यान में रखते हुए 4 ईयर का बनाया गया है। पर यदि कोई बच्चा 4 ईयर की डिग्री करने के बाद मास्टर्स करता है तो वहाँ पर मास्टर्स 2 साल की बजाय 1 साल की कर दी गई है, ताकि उसका टेन्योर जो है वो वही रहे। इसके साथ साथ जो बात की गई है कि प्राइमरी तक की एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में की जाएगी और अपनी मातृभाषा में की जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब बच्चा पैदा होता है अपनी मदर टंग में जो चीज़ जल्दी सीख सकता है वो चीज़ बाद में नहीं सीख सकता। तो यदि एक बच्चे के ऊपर हम एक्स्ट्रा लैंग्वेज का बर्डन ना डालें और अपनी मातृभाषा में जो उसके घर की बोलचाल की भाषा है उसमें उसको प्रारंभिक शिक्षा यदि हम देते हैं तो निश्चित तौर पर जो है एक बेटर एनवायरनमेंट के अंदर वो बच्चा लर्न कर पाएगा। इसके साथ साथ एक चॉइस बेस्ड सिस्टम की बात है कि जो साइंस का विद्यार्थी है यदि वो चाहता है कि मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट स्टडी करूं या मान लीजिए वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसको इसमें ऑप्शन दी गई हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज आज के टाइम में केवल एक फील्ड में एक्सपर्ट होने से काम नहीं चलता। कंप्यूटर की हम बात करें तो चाहे कोई विद्यार्थी आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर उनको ऑप्शंस दी गई हैं। इसके अलावा जो बात की जा रही है कि जो कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लैब्स बहुत अच्छी हैं, तो उनका एक एजुकेशन का क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि जो है उनका फ़ायदा दूसरे स्कूल के बच्चे या दूसरे कॉलेज के बच्चे भी उठा सकें। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था तो उसमें उनका कहना यही था कि धीरे धीरे जो संस्थाएं अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगी हम उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी देने का प्रयास करेंगे कि वो अपने सिलेबस खुद बनाएं, अपना इवैल्यूएशन खुद करें। मकसद उनका यही था कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको एनकरेज किया जाएगा और जो जहाँ पर कमियां हैं उनकी कमियों को दूर करके उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन जो है वो दी जा सके। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे ध्येय यही है कि जो बच्चे एजुकेशन लेंगे तो वो नौकरी लेने वाले ना बन करके देने वाले बने, जॉब क्रिएटर्स बने, ये हमारी सरकार इसमें चाहती है। तो बिजनेस डेवलपमेंट की ओर जो है रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि अब 6ठी से लेकर के 12वीं के बीच में जो है अब बच्चे खुद इंटर्नशिप करेंगे, क्योंकि अब कॉलेज के अंदर अब आप बात की जाए मास कॉम को लेकर के तमाम जगह अब छोटे स्केल पर बच्चों को डेवलपमेंट कराने की जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसमें जोड़ी गई है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जो प्रयास किया गया है 5+3+3+4 का, उसका मकसद भी यही है कि जब बच्चा 6th में आता है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है। तो अगर उसको थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैब्स में दी जाएगी या कोई भी इस टाइप की ट्रेनिंग अगर इंटर्नशिप उसको दी जाती है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली उसको मिलेगा। निश्चित तौर पर जैसे कोडिंग है, 6th के बाद कोडिंग की बात की जा रही है कि कोडिंग के बेसिक्स अगर उसको बता दिए जाएंगे तो आगे वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा वो इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि बच्चों को जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हों और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जो है उस बच्चे को आना चाहिए। तो सब एक बात और है, जैसे कि अब देखते हैं कि बचपन में बच्चा बैग्स में काफ़ी इतना वेट नहीं होता है कि बैग में ज़्यादा वेट हो जाता है, तो अब लगता है कि अब इस धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इसको जो है डिजिटल की ओर इसको लेकर जाएंगे। देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि पुस्तकें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, पर डिजिट जो हमारा कोविड वाला जो ये समय गुजरा है उसने ये तो सिखा दिया है कि निश्चित तौर पर शिफ्टिंग जो है इसमें ज़रूर होगी। इसको इस तरीके से कह लीजिए कि पहले हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स से पढ़ रहे थे, ठीक है, अब कोविड के दौरान जो है हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद का जो समय होगा उसमें एक दोनों का एक जेन्युइन मिक्सचर आ जाएगा। भाई हम ऑनलाइन को भी कंसल्ट करेंगे, बुक्स को भी कंसल्ट करेंगे और जो बेटर चीज़ है वो बच्चे को मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर रुझान तो बच्चों का ऑनलाइन जो डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है उसकी तरफ जाएगा। अब जैसे कि कॉमर्स में अलग अलग जो है सब्जेक्ट होते थे, आर्ट्स नहीं ले सकते थे, उसके सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे, आपका इंटरेस्ट है तो अब इस बदलने से जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो इनका सीधा एक तरफ रुझान होता था कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये कर पाएगा, तो इससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब बच्चों का जो है डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होगा।
देखिए, जो अपना मेजर है वो तो वही बच्चा ऑप्ट करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मान लीजिए किसी बच्चे का अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो अकाउंट्स को वो मेजर में रखेगा, पर यदि उसका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है और अपने माइनर में वो साथ में म्यूजिक भी लेता है तो निश्चित तौर पर उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अपना करियर भी बहुत अच्छा कर पाएगा। इसी तरीके से स्पोर्ट्स है, साइड बाय साइड दूसरी चीज़ें भी, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का साइकोलॉजी, दूसरे की मनोवैज्ञानिकता जानने का होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो फैसिलिटी दी गई है कि माइनर के रूप में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर पाएंगे तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बच्चों को लेकर पढ़ाई अभी ऑनलाइन होने वाली है, इसको लेकर के क्या गाइडलाइन आ चुकी हैं या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी तक जो हमें डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन से प्राप्त हुआ है वो ये कि 70% के करीब जो सिलेबस है वो ऑनलाइन करवाया जाएगा और 30% जो बच जाएगा उसको करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद शायद प्रैक्टिकल्स के रूप में कॉलेज में करवाया जाएगा। पर अभी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि आने वाले समय में हमारे कोविड-19 की सिचुएशन क्या रहती है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से केसेस बढ़ते गए तो शायद हो सकता है पूरा सेमेस्टर भी हमें ऑनलाइन की तरफ ले जाना पड़े। तो यहाँ अब जिसको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है सिलेबस को लेकर के, यहाँ उनके पेरेंट्स हैं या खुद बच्चे आ सकते हैं? देखिए, सारी जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो सभी हमने कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। कितने सीट्स हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, सारा उस पर हमने बता दिया है। घर बैठे ही वो सारी जानकारी कॉलेज के बारे में ले सकते हैं। पर यदि कुछ पेरेंट्स कॉलेज में आकर के हमारे टीचर से मिलना चाहते हैं तो टीचर्स की काउंसलिंग टीम हमारे सेमिनार हॉल में बैठी हुई है। उनसे संपर्क करके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनसे संपर्क करके गाइडेंस वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो कोरोना लगातार जो है अपनी वैश्विक महामारी अब फैलती जा रही है, अनलॉक के बाद लोग भी कोई इसके प्रति इतना जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं या इसको हल्के में ले रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 की हम बात करें, हल्के में तो हमें नहीं लेना चाहिए कि पूरा विश्व जो है इसके नुकसान से परिचित है कि क्या हुआ है, पर इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो वास्तविकता है वो सभी के सामने, अपनी ओर से जो सेफ्टी मेजर्स प्रयोग में लाए जाने चाहिए वो लाएं और अपना काम तो नियमित रूप से करना ही पड़ेगा। केवल घर बैठ करके काम नहीं चलने वाला है, अपने काम भी करें और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का भी प्रयोग में लाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, पर चांस होगा भी तो 2-4-5 दिन बाद ठीक भी हो जाएगा। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये थे आर्य कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो काउंसलिंग टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी किसी तरह की एडमिशन से संबंधित या अन्य जानकारी लेना चाहता है तो वहाँ आके ले सकता है। दूसरी तरफ शिक्षा नीति को लेकर के सरल भाषा में जो है समझाया। तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। कुटानी रोड पर संदिग्ध हालात में मिला एक युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दरअसल मामला पानीपत के कुटानी रोड का है, जहां संदिग्ध हालात में 35 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक के छोटे भाई खलील ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई मृतक जलील कल रात 11 बजे घर से बिना बताए निकल गया था, जिसका सुबह कुटानी रोड नाले के पास शव पड़ा मिला। 10:30 बजे करीब मेरे पास था, खाना खाने में प्रोजेक्ट था और मैं बाहर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाहर बैठ गया, मुझे सब सो गए, फिर मैंने कुंडा लगा दिया और मैं भी सो गया, एक चला गया। उसके बाद पता नहीं किस टाइम भी बाहर निकला। अच्छा, कौन गया? मेरे को मालूम नहीं किस टाइम गया है। कौन? और सुबह 7 बजे आएगी ने बता कोई लड़का मरा पड़ा है वहाँ पे नाले से। मैं बोला मैं भी देख सकता हूँ उसको, तो मैं देख कहा तो मेरा भाई था। देखा कि उसके पैर वैर में कोई चोट नहीं है। यहाँ रोजगार से मार रखी है, सिर फूटा पीछे से और यहाँ से सारा जो नक्कों में से मुँह में से कान में खून आ रहा है। चोट लगी है, किसी ने बुलाया है, बुला के जो काम कराया इसको। जिसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस को दी गई। उसके शरीर पर काफी चोट के निशान भी है, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये वहाँ पे रहता है कुटानी रोड पे, मेरे ताया का लड़का है, इसका नाम जमील है। तो पड़ोसी ने देखा होगा इसके जाते हुए 11 बजे ये लोग खोल के गया है और फिर हमें सुबह खबर मिली है कोई डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पे कुटानी रोड पे। तो किसी आंटी ने बताया तो हमने जाके देखा तो वहाँ पे मेरे ताया का लड़का भाई था। क्या लगता है आपको? हमें लगता है सर ये किसी ने मर्डर किया है, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट केस नहीं है, ये मर्डर है सर। उसके हाथ पे चोट के निशान है और ये रोड के निशान है।
कितनी उम्र का था, ये कहाँ का रहने वाला था? ये मुजफ्फरनगर के पास पगरा और उम्र है इनकी 40 साल। परिजनों ने बताया कि मृतक जमील के 2 लड़के व 3 लड़कियां हैं। वह मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था और पिछले 10 महीनों से अपने छोटे भाई के साथ रहता था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। संभालका ब्लॉक में सहायिका यूनियन के आंगनबाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर अनाज मंडी संभालका में सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें सरकार द्वारा सुविधाओं से अछूता रखा जा रहा है। जो सुविधाएं उन्हें ड्यूटी के दौरान मिलनी चाहिए वह सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिसको लेकर इन आंगनबाड़ी वर्करों ने मीडिया के सामने अपनी ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं को जाहिर किया। वही यूनियन की राज्य प्रधान ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी या कोई अन्य सुविधा मौजूदा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिस कारण उन्हें कई समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए घोषणा की गई थी, मगर वह घोषणा भी अभी तक लागू नहीं की गई। आज जो बीजेपी सरकार ने हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर काम का इतना बोझ बढ़ा रखा है कि 24 घंटे हम सरकार की ड्यूटी पर रहते हैं। हमारे बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी फैसिलिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी जान माल का कोई सुरक्षा लेने वाला नहीं। और सरकार चाहती है कि 2017 में नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है उन्होंने वादा किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1500 रुपये और सहायिका को 750 रुपये की घोषणा की थी, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने वादे से मुकर गए। और इसी तरह 2017 का जो आंदोलन हमारा चला था हरियाणा के अंदर, तो हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने ये वादा किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सरकार इससे भी मुकर गई और सरकार ने जितने वादे किए थे सभी वादे झूठे थे। ये सरकार का नकली चेहरा है। ये जो सरकार है बीजेपी, ये एकदम से अंग्रेजों के शासनकाल की तरह सौतेला व्यवहार करती है। राज्य प्रधान ने कहा कि बीएलओ, हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा उच्च शिक्षण प्राप्त वर्करों को लगाया जा रहा है। और आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से इन आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए और सरकार के खर्च पर प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वह सक्षम हो पाए। और प्ले स्कूल के लिए जेबीटी, बीए, एनटीटी और बीएड, एमएससी वाली वर्करों को उसमें रखा जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी 30 सालों से वर्कर 10वीं पास सेवा दे रही हैं, 1000 की आबादी पर एक लगी हुई है और इतने लोगों को सेवा करती है, चाहे वो बीएलओ का है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट का, सब प्रकार की सेवा देती है। वे कहाँ जाएंगी जो स्कूलों में 30 साल से बैठे हुए हैं। मैं सरकार से इस बात की मांग करती हूँ कि सरकार उसी वर्कर को रखे जो सरकारी स्कूलों में, सरकारी बिल्डिंग में आंगनबाड़ी सेंटर चले हुए हैं, उनको प्ले के रूप में बनाया जाए या हर स्कूल को प्ले के रूप में बनाया जाए, बढ़िया सुविधा दी जाए। अब देखना होगा कि आखिर इस प्रदर्शन के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। दरअसल मामला करीब 4 साल पहले का बताया जा रहा है, जिसमें एक गर्भवती महिला डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज भी परेशानियों के दौर से गुजर रही है। गौरतलब है कि तहसील कैंप स्थित प्रकाश नगर निवासी सुनील ने बताया कि उसकी पत्नी निशा की बच्चेदानी में छेद करने वाली महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सर मेरी वाइफ का बच्चेदानी फटने का मामला है। मैं यहाँ पे ESI हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले इलाज के लिए आया था, यहाँ पे जहाँ पर मुझे डॉक्टर अर्चना पालीवाल मिली और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रेग्नेंट है क्या। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने डॉक्टर पुराना अस्पताल में इसका अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें 2 महीने का बच्चा निकला और फिर डॉक्टर पुराना ने बोला कि ये बच्चा अभी दिल की इसकी धड़कन कम है। तो फिर डॉक्टर अर्चना ने बोला कि इसकी सफाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर अर्चना जो साइकेट्रिक डॉक्टर है उन्होंने खुद ही सफाई किया औजारों से, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की बच्चेदानी फट गई। पति सुनील ने बताया कि उसकी शादी निशा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के साथ 2014 में संपन्न हुई थी। वह कई वर्षों से ही पानीपत के तहसील कैंप स्थित प्रकाश नगर में रहकर अपना गुजर बसर कर रहा है। पति सुनील ने बताया कि शादी के 2 साल बाद उसकी पत्नी निशा मानसिक बीमारी का शिकार हो गई, जिसका इलाज कराने वह ESI अस्पताल लेकर गया, जहां दिमाग के डॉक्टर ने चेकअप किया तो निशा 2 माह की गर्भवती मिली, लेकिन उस समय गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल की धड़कन बहुत कम बताई गई, जिस वजह से डॉक्टरों ने कहा कि वह दोनों में से किसी एक की जान बचा सकते हैं,
जिसमें पति सुनील ने पत्नी को बचाने की बात कही, जिस पर डॉक्टर ने महिला का गर्भपात किया। ऑपरेशन के बाद में, अबॉर्शन के बाद में मेरी वाइफ के पेट में दर्द रहने लगा। यहाँ पे इन्होंने 1 हफ्ता मतलब कि दर्द से पूरा मतलब कि चिल्लाती रही, चीखती रही, और ये इंजेक्शन और डॉक्टर जो है इंजेक्शन और पेन किलर देते रहे। फिर उन्होंने पीजीआई कानपुर में रेफ़र किया। वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसी दिन जैसे गया वैसे ही वापस आके फिर ESI हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। फिर उन्होंने अगले दिन मेरे को पीजीआई रोहतक में रेफ़र किया। वहाँ पर जाने के बाद इमरजेंसी में मुझे डॉक्टरों ने लिया, और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों के चेक करने के बाद पता चला कि मेरी वाइफ की बच्चेदानी फटी हुई है। पति सुनील ने बताया कि गर्भपात के बाद से ही महिला के पेट में दर्द रहने लगा। दर्द के कई दिन बाद तक भी डॉक्टर महिला को पेन किलर और इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। पति सुनील ने बताया कि डॉक्टर ने 7वें दिन रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई के डॉक्टर ने बताया कि महिला की बच्चेदानी फटने के कारण दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने महिला की बच्चेदानी व पेट का ऑपरेशन कर इलाज किया। डॉक्टरों ने पति सुनील को बताया कि वह 4 साल तक पिता नहीं बन पाएंगे। अब उसकी पत्नी करीब 5 माह की गर्भवती थी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी पत्नी निशा के पेट में पल रहे बच्चे को 9 माह से पहले ही सिजेरियन कर बाहर निकालना पड़ेगा। है कि डॉक्टर को बचा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ मतलब कि खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, बाहर से हूँ सर मैं, और मतलब मैंने अपनी वाइफ को मतलब कर्जा ले लेके इसका इलाज करवाया, अभी भी करवा रहा हूँ, क्योंकि अब 2 बार ऑपरेशन हो चुका है मेरी वाइफ का। उसके बावजूद में भी अभी भी इनके पेट में दर्द रहता है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि इनको 3-4 साल तक दवाई लगातार इनको खिलानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी बच्चेदानी बहुत ही पतली है। अब इसकी फरियाद मैं अनिल विज से करता हूं कि वो मेरे साथ इंसाफ करे, मेरे को देखते हुए, मतलब कि क्योंकि मैं यहाँ से नहीं, बाहर से हूँ, और शायद इसीलिए यहाँ के डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जहाँ मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं। ये मेरे को डराते भी है, धमकाते भी हैं, कहते कि आप केस छोड़ दो, वापस ले लो, लिख के दे दो, राजीनामा कर लो। तो मतलब कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ अनिल विज से कि बस मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देके और मेरे घर का ख्याल करके मतलब कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। परिजनों ने बताया कि शिकायत सीएम विंडो पीएमओ के पास भेजे जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद आज फिर डॉक्टरों की टीम विजिट करने पानीपत के ESI अस्पताल पहुंची, जहां दंपत्ति को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन डॉक्टरों से मिलने के बाद भी सुनील असंतुष्ट दिखाई दिया, जिसके बाद पीड़ित सुनील ने फैसला लिया कि अब वह न्याय को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर न्याय की फरियाद लगाएंगे। अब देखना होगा कि अनिल विज से मिलने के बाद आखिर दंपत्ति को न्याय मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। डिपो होल्डर एसोसिएशन ने पानीपत लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दरअसल डिपो होल्डर्स को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो होल्डर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कारण उन्हें 1 माह में 2 बार राशन वितरण करना होता है, लेकिन उनको उनका कमीशन नहीं मिल पा रहा। पिछले 4 महीने का कमीशन भी अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया, जिसके कारण सभी डिपो होल्डर निराश है। उन्हें अपना घर चलाने और गोदाम का किराया देने में परेशानी हो रही है। 11 महीने का कमीशन हमारा 1 रुपया हुआ है 2013 से लेकर 2014 तक का, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का हमारा जो राशन हमने बांटा है हरियाणा सरकार का और PMKGY का, ये हमारा कमीशन रुका हुआ है हर डिपो होल्डर का। किसी की एक चवनी नहीं आई है, ना कोई सैनिटाइजर मिला, ना कोई मास्क मिला है। सब परेशान है। हमारा जो राशन है वो टाइम पर नहीं पहुँचता। लोग हमारे वहाँ गाड़े देते हैं, हमारे को चोर बताते हैं। बार राशन आता है, कभी दाल आ गई है, कभी चीनी आ गई है, कभी तेल आ गया है। एक टाइम पे कभी हमारा राशन आज तक नहीं पहुंचा, जिससे हम लोगों को एक ही टाइम पे बुला के और राशन बांट सके। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं भाई हमारे को जो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है, हमारा जो कमीशन रुका हुआ है, हमारा कमीशन 1 अक्टूबर तक रिलीज़ किया जाए, नहीं तो फिर हमने कोई न कोई हमने अपना जो है रिपोर्ट बदला कर कुछ हमको एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। डिपो होल्डर्स का कहना है कि वह सरकार द्वारा भेजे गए राशन का ईमानदारी और निष्ठा से वितरण कर रहे हैं, तो डिपो होल्डर्स को भी राशन एक साथ व समय पर पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में कार्ड धारकों को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े और समय पर उनके पास राशन पहुँच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।